नमस्कार, स्वागत है आपका तर्कज्ञान में। मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। इस वीडियो में 50 पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको यदि आप अभ्यास करते हैं, जिनका अभ्यास अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके सारे सवाल हल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध कि यदि तर्कज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई प्रश्न किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है, यह किसका कथन है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकेलियनवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। ये कौन कहता है? ये कहने वाले व्यक्ति जो है, आप देखिए चार चिंतक दिए हुए हैं, वेबर, मॉर्गेंथ्यू, वॉल्टेज, किंसिगर। तो ये कहने वाले वेबर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय वस्तु एवं सेवा का वितरण, भार और प्रसुधा। और तीसरा बिंदु कहता है दंड और प्रतिशोध। इसके अलावा चौथा बिंदु एक व्यक्ति एक कार्य। तो जिन्होंने प्लेटो को पढ़ा, निश्चित तौर पर आप सभी ने प्लेटो को पढ़ा, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही है कि एक व्यक्ति एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य। इसका मतलब यह है कार्य विशिष्टीकरण का जो उनका सिद्धांत है प्लेटो का, वही यहाँ पर मायने रखता है, इसलिए ये चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3 में अभिकथन है और तर्क है। तो सबसे पहले अभिकथन को हम पढ़ेंगे। अभिकथन क्या कहता है? ऑक्सफोर्ड का कहना है कि हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है। इसके लिए तर्क क्या दिया गया है? तर्क दिया है, कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार और विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये तर्क अपने आप में ऊपर वाले जो अभिकथन है उसकी व्याख्या भी कर देता है, और सही व्याख्या की कोई और सबसे महान का मतलब उसके जैसा कोई और नहीं होना। तो नीचे वाला जो तर्क है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से कूट संख्या 1 सही हो जाएगी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है, हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी। क्या द्वंद्वात्मक विधि थी? उसमें उस विधि में कहा गया था, 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक ठीक करना है, और ठीक जो सही उत्तर है उस पर टिक लगाना है। तो पढ़िए चारों ऑप्शन। राजनीतिक विज्ञान का निर्माण करना, दूसरा ऑप्शन ज्ञान की दार्शनिक विधि को स्वीकार करना, तीसरा ऑप्शन इस बात पर बल देना कि प्राकृतिक विज्ञान की विधियां तथा सामाजिक विज्ञान की विधियां एक समान हैं, ये बात कहना। तो क्या आपको, और चौथा ऑप्शन है प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। तो जिसमें जो चौथा ऑप्शन है वो सही है कि प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना, ये आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है? किसने बताया है? तो सीधा सा अल्थ्यूसर ने बताया है अंतर। प्रश्न नंबर 6 कहता है, ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई है। क्या फांसीवाद की क्या विशेषता बताई है? उन्होंने फांसीवाद की विशेषता बताई है निष्क्रिय क्रांति, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 में कहा है, फिर अभिकथन है और तर्क है। तो अभिकथन क्या है? गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। तर्क क्या दिया है? तर्क दिया है, उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। तो इसमें प्रश्न नंबर 7 में क्या चीज़ सही है? सही है कूट। कौन सा सही है? कूट पहला ही सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कैसे? क्योंकि उनका विश्वास है कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है, ठीक है, और इसीलिए गांधी औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, रॉय लेलिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? रॉय आप जानते हैं एम एन रॉय, और लेलिन व्लादिमीर लेलिन, इनकी जो बहस है किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है औपनिवेशिक प्रश्न को के इर्द गिर्द केंद्रित थी। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया, विमर्शीय लोकतंत्र है। विमर्शीय लोकतंत्र क्या है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर क्लिक लगाना है। तो सही ऑप्शन है इसमें
पढ़िए, एक सिद्धांत जो विशेष रूप से मानवाधिकारों का हिमायती है। ऑप्शन 2 कहता है एक सिद्धांत जो पर्यावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 3, एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। और चौथा ऑप्शन कहता है एक सिद्धांत जो लोकतांत्रिक साधनों की सहायता से समाजवाद लाना चाहता है। तो इसमें सही जवाब जो है आपका ऑप्शन 3 है, एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था, मतलब वो कम समय तक क्यों रहा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ये होगा कि क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था, इसलिए व्यवहारवाद अल्पकालिक था। प्रश्न नंबर 11 में अभिकथन है और तर्क है। तो अभिकथन को पढ़िए। अभिकथन के अनुसार, वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बेहतर ढांचे में समझा जा सकता है और उन्होंने यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर किया। तर्क क्या दिया है? तर्क दिया है क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः असंगत था। तो 11वें में क्या हो जाएगा? 11वें में भी कूट 1 सही होगा क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि अगर आप किसी भी के थ्योरी की आलोचना करके आप अपना थ्योरी स्थापित कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जिसकी थ्योरी की आप आलोचना कर रहे हैं उसके पूरी की पूरी धज्जियां ही उड़ा देनी पड़ेंगी, तभी आपका थ्योरी स्थापित हो पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 में कूट संख्या 1 सही हो जाएगी। प्रश्न नंबर 12 में फिर कूट है और अभिकथन है, तर्क है। तो अभिकथन क्या है? संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए तर्क क्या है? तर्क दिया है क्योंकि उस कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। तो इसमें कूट 1 ही सही होगा क्योंकि इसमें तर्क जो है वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि उस कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? यह ईस्टर्न के अनुसार से तो 19वीं सदी जो है ईस्टर्न के अनुसार से वैज्ञानिक विधि का युग है। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि किस चीज़ पर आधारित था? ये कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, इस आधार पर, या फिर सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय पर, या फिर प्लेटो के द रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन को स्वीकार करना, या फिर ऑप्शन 4 बहुसंख्यक का शासन सुनिश्चित करना। तो निश्चित तौर पर जिन्होंने अरस्तु को पढ़ा है वो सही उत्तर लगा देंगे। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है? अरस्तु द्वारा किया गया जो संविधानों का वर्गीकरण था वो इसी आधार पर आधारित था। प्रश्न नंबर 15 में निम्नलिखित में से किस देश में अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है? ये बहुत ही सरल सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप खुद देंगे। तो प्रश्न नंबर 15 का जवाब आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंडों वाली पार्टी है। ये किसने कहा है? ये कहने वाले व्यक्ति जो हैं वो हैं रॉबर्ट मैकेंजी ऐसी ही बात कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है, किस प्रकार का शासन का प्रकार है? वो नौकरशाही जो है अनुशासन में होता है और ये सारे काम करता है, तो वो सैनिक शासन, क्योंकि वो नियम के पक्के और नियम कायदे कानून एक तरीके से उनको बहुत कठोरता से पालन करने वाले शासन होता है, सत्तावाद होता है, तो इसलिए वो सैनिक शासन की श्रेणी में आता है, सैनिक शासन की प्रकृति की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 18 यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीवादी लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा? ये किसने कहा है? ये कौन सा थ्योरी, कौन सा सिद्धांत है? यह है आधुनिकीकरण का सिद्धांत, क्योंकि आधुनिकीकरण में ऐसा माना जाता है कि अगर समाज का विकास होगा तो डेवलप करेगा अपने मूल्यों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, तो वो पूंजीवादी लोकतंत्र बन जाएगा।
ऐसा आधुनिकीकरण का सिद्धांत है। मैं सभी क्वेश्चंस के जो जवाब आपको सही बता रहा हूँ या जो मैं ऑप्शन आपको सही बोल रहा हूँ कि ये सही है, उनका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं यहाँ पर मैं दे पा रहा हूँ क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए समय लगेगा और मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन एक वीडियो में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं प्रश्नों की संख्या कम करूँ और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया, वैधता के वेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट विकसित किया गया है। ये कौन कहता है? ये कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं हैबरमास ऑप्शन 4, हैबरमास और ऑफे द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है, यह किसने कहा कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है? ये किसने कहा? ये कहा है क्रेन ब्रिंटन ने कहा है ये। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये आपके हैं घटनाएं जैसे पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड और नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें जो सही आपको मतलब पहले कौन सी घटना घटी, फिर दूसरी कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, ये आपको लगाना है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। स्वराज पार्टी पहले बनी, फिर नेहरू रिपोर्ट आई, फिर कम्युनल अवार्ड शुरू हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित 22 में निम्नलिखित में से किस दल समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की? किस दल ने मान्यता प्रदान नहीं की? तो इसका जो ऑप्शन आपका जो सही होगा, ये सिख जो हैं, सिखों को मान्यता प्राप्त नहीं उन्होंने कहा था, क्योंकि सिख जो है हिंदू में ही गिने जा रहे थे। तो उनको जैसे दो चीज़ें थी, एक था मुस्लिम बहुल क्षेत्र और एक था गैर मुस्लिम अर्थात सामान्य क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र में सिख गए थे, जबकि सिख ये डिमांड मतलब उस समय ऐसा था कि वो भी चाहते थे कि हमको एक अलग पहचान दे दी जाए, लेकिन ये नहीं किया गया अंग्रेज़ों द्वारा। तो कैबिनेट मिशन ने सिखों को एक अलग कम्युनिटी नहीं माना, उस समय अलग समूह नहीं माना, अलग दल भी नहीं माना। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आते हैं? कौन आते हैं? ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, 4 का फिर कूट बनाया गया है। कूट आपको सही उत्तर लगाना है कूट में से। तो कौन सा कूट इसमें सही है? देखिए, संविधान 21 अनुच्छेद क्या कहता है? व्यक्ति के मतलब जीवन का व्यक्तिगत अधिकार देता है, और केवल ये जीवन जीने का अधिकार नहीं, व्यक्ति जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार देता है। तो इसमें आश्रय का अधिकार भी शामिल होगा, अच्छी सड़कें भी होंगी, शुद्ध पेयजल भी होगा और ख्याति का अधिकार भी होगा। तो इस प्रकार से आपका जो कूट है, कूट संख्या 4 सही हो जाएगी। ABCD सारे ऑप्शन सही होंगे। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन से मामले भारतीय संविधान को आधारभूत ढांचे के मूल तत्व पर विचार करते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो 4 ऑप्शन है, 4 मामले हैं। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, SP गुप्ता बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। कौन सा कूट इसमें सही होगा? कूट संख्या इसमें 2 सही होगी, क्योंकि इसके जो सारे विवाद आप देखेंगे तो एक से एक जो है हर कोई भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को कहीं ना कहीं उस बहस तक पहुंचाना, आधारभूत ढांचे की बहस तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं ये सारे मामले। ABCD आपके सारे ऑप्शन सही होंगे। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है आपसे, भारत में विभिन्न विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए? तो प्रश्न नंबर 25 में आपके नियम बनाए गए 1989 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य को विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? किस जगह पर? सिक्किम में ये एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्थात ये जो 4 आपको मिलाकर दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं मिला हुआ है। तो इसमें चल कार्यक्रम रोलिंग प्राण राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 20 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस सरकार, संविधान की पुनर्निरीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग, NDA सरकार 1, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम UPA सरकार 1।
ठीक है, तो इसमें से पहला ऑप्शन है वो सही नहीं मिला हुआ है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने चल रोलिंग प्लान नहीं बनाया था। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंध के विषय में सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था। कौन सदस्य नहीं था सरकारी आयोग का? जीवी रामकृष्ण सदस्य नहीं थे। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है किस समय से भारत में चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया था? किस समय से बनाया गया? ये 1993 से बनाया गया, 1993 से। ठीक है, प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया निम्नलिखित किसान आंदोलन को उनके सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तेभागा, चंपारण, सिंगूर और बारडोली। तो प्रश्न नंबर 30 में जो किसान आंदोलन दिया उनको सही कालक्रम अनुसार से बैठाना है, तो बैठाइए। सबसे पहले हो जाएगा आपका जो है चंपारण, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चंपारण सबसे पहले चला, उसके बाद बारडोली, ठीक है, उसके बाद तेभागा, उसके बाद सिंगूर। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कूट संख्या 2 आपकी सही हो जाएगी। प्रश्न नंबर 31 में आते हैं। प्रश्न नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है? तो पारिस्थितिकी उपागम, इसका मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो इकोलॉजी थ्योरी दी गई है उससे पहले कौन सी व्यवस्था, कौन सा सिद्धांत है? तो इससे पहले है व्यवस्था उपागम, सिस्टम अप्रोच। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 में आपको मिलान करने को दिया हुआ है, सिद्धांत है, दूसरी तरफ चिंतक हैं। तो पहले मिला लेते हैं कौन सा सिद्धांत कौन से चिंतक ने दिया है। तो 32 में जो सबसे पहला सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने परंपरागत सिद्धांत दिया है। ठीक है, उसके बाद मानव संबंध सिद्धांत, ये आपको पता ही है। मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो का है। निर्णय निर्माण सिद्धांत जो है वो है हर्बर्ट साइमन का। ठीक है, और लोकवर्ण सिद्धांत वी ऑस्ट्रेम का। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 के बाद प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में पूछा है निम्नलिखित में से किसने किसी प्रशासक प्रबंधन की 6 विशेषताएं विनिर्दिष्ट की हैं? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और अनुभव। किसने की हैं? ये काम किया है फ्योल ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सहायक एजेंसी का उदाहरण है? कौन सहायक एजेंसी का उदाहरण है 34 में? ये है लोक निर्माण विभाग। ठीक है, लोक निर्माण विभाग सहायक एजेंसी का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 में पूछा है नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है? कौन सा? ये है दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है, तो ये होगा संरक्षण नौकरशाही। ठीक है, प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 में पूछा है निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया? किन्हें शामिल नहीं किया गया है? आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन के फिर कूट है। तो 4 ऑप्शन क्या है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और प्रधानमंत्री कार्यालय PMO। तो किसको शामिल नहीं किया गया है? ABC, क्योंकि ये सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामले हैं इसलिए इन्हें शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन 3, ऑप्शन कूट नोट संख्या 3 आपकी सही होगी। बाकी सभी और जो ऑप्शन बच जाता है PMO, वो प्रधानमंत्री कार्यालय से आप सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 से पूछा निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने सिफारिश की थी कि वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर का हो? कौन सी समिति ने सिफारिश की थी? यह है LK झा समिति ने सिफारिश की थी। प्रश्न नंबर 37 के बाद प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भर्ती किए जाने वाले लोगों को तैयार किया जाता है? ठीक है, किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये होता है प्रवेश पूर्व परीक्षण। क्योंकि अगर आप किसी की भर्ती ले रहे हैं तो अगर मान लीजिए उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है एडमिट, और फिर उसके बाद पहले परीक्षण होगा तभी तो वो भर्ती होगी ना, नियुक्ति होगी। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? कौन सा कथन सही है? इस चीज़ को ध्यान रखना है, फिर कूट पर सही चिन्ह लगाना है। इसकी स्थापना संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, दूसरा यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है,
ऑप्शन 3 कहता है यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है। ऑप्शन 4 कहता है यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा, ABCD। ठीक है, सभी ऑप्शन सही होंगे। प्रश्न नंबर 40 में पूछा गया, अभिकथन दिया है, फिर उसका तर्क दिया है। तो अभिकथन क्या है? अभिकथन कहता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के अध्याधीन नहीं है। इसका स्वरूप तर्क है, इसका स्वरूप बाध्य कर भुगतान का है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि भारत के संचित निधि संसद के मत के अध्याधीन नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 41 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा समुच्चय है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत गेम थ्योरी में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है? तो इसमें प्रश्न नंबर 41 में जो सही उत्तर है वो है तर्क और युक्ति मूलकता। ठीक है, यह ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 42 में पूछा गया है, MTCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ठीक है, करिए। चीन MTCR का सदस्य नहीं है, भारत MTCR का सदस्य है, इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है, पाकिस्तान MTCR का सदस्य है। तो कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। तो ABC सही है इसमें 42 में, क्योंकि पाकिस्तान MTCR का सदस्य नहीं है। ये गलत है, ये जो इसमें कहा है कि MTCR का सदस्य है, ये लाइन गलत है और बाकी ऊपर की सही है। तो ABC इसमें ऑप्शन कूट जो संख्या है 1 सही हो जाएगी। MTCR क्या है? MTCR क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ठीक है, ये MTCR का सदस्य है। तो ये एक ग्रुप है इंटरनेशनल लेवल पर। और 42 के बाद प्रश्न नंबर 43 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है? ठीक है, ये कौटिल्य के विचार से उपजा एक विचार है जो जिससे संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है? कौन सा न्याय युद्ध का प्रतिमान नहीं है? ये अघोषित युद्ध, मतलब जो अघोषित युद्ध है वो न्याय युद्ध नहीं कहलाएगा। अगर आप न्याय युद्ध भी कर रहे हैं तो आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि हम किसके विरुद्ध, किस उद्देश्य को लेकर युद्ध कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 44, अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है? किस राष्ट्रपति के दौर में? यह है जॉर्ज W. बुश सीनियर के कार्यकाल को ऐसा माना जाता है। प्रश्न नंबर 45, एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज W. बुश सीनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया है, जो हिमायती है, किस चीज़ का हिमायती है? प्रश्न नंबर 45 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का हिमायती है? वो हिमायती है स्वतंत्रता का, अर्थात ऑप्शन 4 आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 46 में पूछा गया है, एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं, तो आपको इसमें मिलान करना है। तो सबसे पहले लेखक एंड्रयू लिंकलेटर ने कौन सी किताब लिखी है ये आपको बताना है। तो एंड्रयू लिंकलेटर ने लिखी है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद आप अगर सबसे IR में JS टिकनर का नाम आता है तो JS टिकनर ने लिखी है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये आपको सबको पता ही है। फिर हम F क्लार्क ने जो किताब लिखी है वो है हेजेमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज़, और केनेथ ऑय ने लिखी है कॉपरेशन अंडर एनार्की। तो ये आपके सही ऑप्शन, जो सही कूट होगा, कूट संख्या 3 सही हो जाएगी। प्रश्न नंबर 47 में पूछा गया है, अभिकथन है और फिर तर्क दिया गया। अभिकथन क्या है? अभिकथन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। निश्चित तौर पर भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। जो देखिए इसमें जो तर्क दिया है, क्या वह ऊपर वाले की व्याख्या कर रहा है? निश्चित तौर पर नहीं कर रहा है। तो हम इसमें ऑप्शन 2 को, कूट संख्या 2 को सही रखेंगे कि ए और आर दोनों सही तो हैं, दोनों जो लाइन कही गई हैं अभिकथन और तर्क दोनों सत्य तो हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, सही व्याख्या नहीं है, इसलिए प्रश्न नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 में एक तरफ आपको राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ
उन समय उन्होंने क्या चीज़ें की हैं उसके बारे में आपको मिलान करना है। तो सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना, फिर कूट पर सही निशान लगाना है। सबसे पहले निक्सन सिद्धांत। निक्सन सिद्धांत क्या है? निक्सन सिद्धांत ये है, वो कहता है कि मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति प्रयास करना, यह निक्सन का सिद्धांत था। कैनेडी सिद्धांत क्या कहता है? कैनेडी सिद्धांत कहता है लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल की उन्होंने। रीगन सिद्धांत क्या कहता है? रीगन सिद्धांत कहता है गुरिल्ला विरोधी आंदोलनों का समर्थन करता है। और क्लिंटन सिद्धांत कहता है नरसंहार रोकने हेतु हस्तक्षेप करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 48 में इस प्रकार से जो आपका कूट सही होगा वो कूट संख्या 4 सही हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में निर्गुट आंदोलन, जिसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है जूलियस निर्गुट आंदोलन नैम के एक संस्थापक सदस्य थे। भारत ने 7वीं नैम शिखर बैठक की मेज़बानी की थी। तीसरा ऑप्शन कहता है 17वीं नैम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी। चौथा, नैम का मुख्यालय बेलग्रेड में है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कूट सही होगा? कूट बी और सी सही होगा। इस प्रकार कूट आपका जो 3 है वो आपका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा कूट संख्या 3। 50 में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरपी संरक्षण का दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? इस चीज़ को आप देखिए, नहीं को डार्क में दिया हुआ है ताकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन के अनुसार पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्रवाई करेगा। ऑप्शन 2 कहता है यह राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचार अपराधों में संरक्षण प्रदान करे। ऑप्शन 3 कहता है यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वो मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे। ऑप्शन 4 कहता है प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में उसकी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें हमें ये रखना है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वो मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे। तो इसमें 3 स्तंभों का जो भाग नहीं है वो यही है, ऑप्शन 3 आइए 3, ये भाग नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। तो इस वीडियो को लाइक करें। कोई प्रश्न है, किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपने दोस्तों के साथ जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उन लोगों तक पहुँचेगा। वो लोग जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सबके लिए फ़ायदेमंद है। और निश्चित तौर पर अभ्यास से ही इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप हज़ारों क्वेश्चंस करिए, 5 से 10,000 15,000 क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित तौर पर जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग आप कवर कर लेंगे। फिर कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा तो आप उसको हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जो जल्द ही एक नई वीडियो में।